हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 26। ये है हुमायूंस कॉन्क्वेस्ट, जिसमें हम कवर करेंगे किस तरह से बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं ने इंडिया में राजगद्दी संभाला और क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी और किस तरह की उन्होंने स्ट्रगल की। हर एक चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि बाबर के डेथ होने के बाद हुमायूं उनके एकमात्र बेटे नहीं थे, उनके काफ़ी बेटे थे। तो लेकिन वो हुमायूं उनके जो बेटे थे वो काफ़ी समझदार थे और उनको लग रहा था कि वो हुमायूं सक्सीड करने की को डिजर्व करते हैं। तो इसी वजह से तो उन्होंने क्या किया, हुमायूं को बुला के उनके साथ ये सब डिस्कशन किया और तभी उनकी जब डेथ हुई 1530 में, तब हुमायूं को एज हुआ था 23। उस साल में उन्होंने राजभार संभाला, ठीक है। लेकिन जब वो राजगद्दी संभाला तो तभी क्या हो रहा था, उनके पीछे ना बाबर जब गए छोड़ के हमारे मुगल साम्राज्य को छोड़ के गए हुमायूं के हाथ में, तो तभी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनके ऊपर। जिम्मेदारियाँ तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम में जूझ रहे थे हुमायूं, बहुत सारे प्रॉब्लम को छोड़ के गए थे जिसको हुमायूं को जूझना था उसमें। तो क्या क्या प्रॉब्लम थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था, एक नई डिनास्टी की शुरुआत हो रही थी, नई एम्पायर की शुरुआत हो रही थी, तो उसमें डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन की चेंजेस होने वाली है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडिवल हिस्ट्री तक जितने सारे राजाओं ने अपने अपने स्ट्रॉन्ग रूल करने की कोशिश की है, तो डेफ़िनेटली उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस किया गया है, या फिर वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंजेस करने की कोशिश की है। तो इसी वजह से मुगल एक नई साम्राज्य था, तो इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो कंसोलिडेट अभी तक नहीं हुआ था ठीक से। और फाइनेंसेस वर प्रिकरियस, क्योंकि वो जो फाइनेंसेस उनको मिले बाबर को, जितने सारे एम्पायर को, जितने सारे जगह को वो अख्तियार में कर लिए, उस जगह से वो ट्रेजर लेकर अपने काबुल पे भी काबुल कंधार वहाँ पे जो वो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आर्मी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं फाइनेंसेस, एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, एक रेगुलर तरीके से किस तरह से फाइनेंस आ सके, वो सारी चीज़ें अभी तक तय नहीं हुआ था। वो एक प्रॉब्लम हो रहा था। देन थर्ड चीज़ है, अफ़गान्स हैड नॉट बीन सबड्यूड, क्योंकि वो जो अफ़गान रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे, अगर आप वो नॉर्थ इंडिया में जब लोधी डिनास्टी चल रही थी, तभी नॉर्थ इंडिया में हर एक जगह पे अफ़गान रूलर फैले हुए थे। तो अगर आप ईस्टर्न पार्ट में अफ़गान को हराया, तो कहीं न कहीं इधर नॉर्थ पार्ट में वो बचे रहते थे और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बचे रहते थे। तो टाइम देखते-देखते जब कोई रूलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था अफ़गान के, तो उनके अंडर में वो फिर से अपनी राजनीति करना स्टार्ट करते थे। तो इसी वजह से अफ़गान रूलर भी एकदम से मतलब हारे हुए नहीं थे, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम हो रही थी, कभी-कभी टाइम टू टाइम वो आकर रिबेल कर रहे थे, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम हो रहा था। फिर क्या हो रहा था, ताइमुरिड जो लीगासी थी, उन पे क्या हुआ था, आपको तो पता है, पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि ताइमुरिड जो लीगासी थी, उनकी ये था ख़ासियत कि जो भी प्रॉपर्टी राजा बिलोंग करते हैं, वो सब प्रॉपर्टी उनके जितने सारे बेटे होते हैं, सब बेटे के अंदर बँट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मुगल एम्पायर अभी ही विस्तार करना, स्प्रेड करना शुरू हुआ था इंडिया में। लेकिन जैसे न्यू इन्फेंट होती है ना, बेबी जन्म लेती है, उस तरह की मुगल साम्राज्य हुआ था जब बाबर एंट्री की इंडिया के अंदर। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने बेबी को बाँट लूँ, सब सब जितने सारे सन हैं सबके अंदर मैं बाँट लूँ। इसी वजह से वो हुमायूं को सब कुछ सौंपना चाहते थे। लेकिन उनके मरने के बाद डेफ़िनेटली जितने सारे ब्रदर हैं उनको भी चाहिए होगा कि पापा की प्रॉपर्टी में हमें भी अधिकार चाहिए। तो इस तरह से एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये एक चीज़ हुआ था। और एक बात है, जो चगहाती नोबेल्स, जो बाबर की नोबेल्स थे, वो एकदम से सब हुमायूं के सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है? वो कहीं न कहीं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इंडियन नोबल्स भी थे, जो कि बाबर के साइड में जॉइंट किए थे, वो भी कहीं न कहीं हुमायूं के अससन में वो खुश नहीं थे। अ, मतलब देखिए, बाबर को जितने सपोर्ट कर रहे थे, वो फ़ोर्सफुली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर में आकर कोई फ़ॉरेनर हमें आकर हमारे ऊपर राजनीति करे। तो डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत
स्ट्रैटेजिक थे, तो इसी वजह से बहुत सारे जो नोबल्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, ना चाहते हुए भी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो कहीं न कहीं हुमायूँ के प्रति उनकी वो लॉयल्टी नहीं रहती थी और वो इच्छा नहीं रहती थी कि हम इनको सपोर्ट करें, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम के साथ हुमायूँ जूझ रहे थे। तो तभी क्या हुआ, जब हुमायूँ थ्रोन को असेंड किए, राजगद्दी पे बैठे आगरा पे, तो उनकी जो एम्पायर थी वो 2 हिस्से में बट गई, ठीक है? सेंटर ऑफ पावर उनकी 2 हो गई। जैसे हमारे सेंटर ऑफ पावर एक गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। उसी तरह से उनकी 2 सेंटर ऑफ पावर थी। एक थी काबुल और कांधार, जो कि इंडिया के बाहर में थी, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में, ठीक है? अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी बाबर की, उसको हुमायूँ के यंगर ब्रदर जो कामरान थे, वो उसको उनके पकड़ में वो थी, मतलब वो वहाँ पे राज कर रहे थे। और धीरे-धीरे उसके आसपास जो बादशाहन एरिया था बियॉन्ड हिंदुकुश माउंटेन, वो एरिया कहीं न कहीं लूज़ हो गई थी उनसे, युद्ध में शायद ले गए थे कोई, तो इसी वजह से ये दोनों जगह उनके अंडर में थी। तो ह्यूमन के अंडर था दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया। तो इंडिया में पर्टिकुलरली हम अगर कहें तो ह्यूमन राज कर रहे थे और काबुल कंधार में कामरान उनके छोटे भाई जो है वो संभाल रहे थे। तो धीरे-धीरे कामरान ने क्या किया, लाहौर को कैप्चर किया, मुल्तान को कैप्चर किया एंड फिर पंजाब को कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ हुमायूँ। हुमायूँ उनके साथ भी थे। जैसे भी हो, भाई तो है तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो इसी वजह से कामरान के साथ वो मिलके ये सब जगह अख्तियार कर लिए, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, जब हुमायूँ को लगा तो कि उनके भाई जो है कामरान, वो वेस्टर्न पार्ट संभाल रहे हैं अभी, मतलब वो अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया संभाल रहे हैं, वो धीरे-धीरे अपना जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अफ़गान्स की जो लोधी वंश थे, वो तो अफ़गान्स थे ना, तो अफ़गान की ग्रोथ हो रही थी ईस्टर्न पार्ट में, पर्टिकुलरली जो बंगाल एरिया है। तो 1532 में उन्होंने दादरा, जो कि लखनऊ के आसपास है, वहाँ पे उन्होंने अफ़गान की फ़ोर्स को डिफीट किया और वहाँ से उनके बिहार और जौनपुर जो कि यूपी में था, इस दोनों एरिया को उन्होंने काबू में कर लिया, डिफीट कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने चुनार पोर्ट को भी बेसिस्ट किया, मतलब अख्तियार में ले लिया, जो कि एक पावरफुल फोर्ट था, जो एक लैंड और रिवर रूट था बिटवीन आगरा एंड ईस्ट। और आगरा देखिए, आगरा सेंट्रल इंडिया में हो गया, तो आगरा और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की जो कम्युनिकेशन था वो था चुनार फोर्ट। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक माना जाता है लैंड और रिवर का भी। तो और इसको ईस्टर्न इंडिया की गेटवे भी कहा जाता है, चुनार पोर्ट को। तो यहाँ पे जो थे वो शेर शाह नाम की एक शेर खान, शेर से शेरशाह भी कहते हैं, शेर खान भी उनका नाम है, वही वहाँ पे राजूती कर रहे थे। तो उनको डिफीट करके वो चुनार पोर्ट को हुमायूँ ने अख्तियार कर लिया। तो 4 महीने के बाद जब चुनार पोर्ट सीज होने की 4 महीने बाद शेर खान ने क्या किया, हुमायूँ को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप हमें वो पोर्ट दे दो और बदले में हम क्या करेंगे, आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम लॉयल रहेंगे मुगल्स के प्रति। और उन्होंने क्या किया, अपने जो बेटे को एक हॉस्टेज के हिसाब से हुमायूँ के पास अपॉइंटमेंट किया। मतलब आप अपने बेटे को कोई भी काम दे सकते हैं, वहाँ पे आप सब मतलब आप बेटे को हेल्प करने के लिए हुमायूँ के पास भेजा। तो हुमायूँ ने क्या किया, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक्सेप्ट करना उनके एक मजबूरी भी थी। क्यों? क्योंकि अगर ईस्टर्न में सब कुछ सही नहीं होगा, तो वेस्टर्न में उनको अभी जाना पड़ेगा। क्योंकि वेस्टर्न में बहादुर शाह नाम का एक रूलर थे गुजरात के, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और धीरे-धीरे वो आगे भी बढ़ रहे थे। काफ़ी सारे एरिया को भी अख्तियार अपने अंडर में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी वजह से अगर वो ईस्टर्न पार्ट में ऐसे ही युद्ध करते रहे, बैटल करते रहे, तो वेस्टर्न पार्ट में जो बहादुर शाह है, वो कहीं न कहीं आगे आकर उनके एरिया को अख्तियार कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, शेर खान की ये जो शेर शाह की जो ऑफ़र है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो करके उन्होंने गुजरात की तरफ उनको हराने के लिए आगे बढ़े। ठीक है? तो अभी थोड़ा बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह क्या कौन थे? 1526 जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तभी शायद वो थ्रोन को असेंड किए थे। उन्होंने मालवा को कॉन्क्वर्ड किया था। मालवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो उसके बाद चित्तौड़ फोर्ट को भी उन्होंने अख्तियार में किया था और राजपूत को भी, बहुत सारे राजपूत रूलर को भी उन्होंने हराया था।
तो ये बहुत कहीं न कहीं धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। तो ह्यूमन क्या किए, आगरा से ग्वालियर तक मूव किए, ठीक है? और जब मूव किए तो बहादुर शाह यहाँ पे डर गए, डर के पुश बैक कर लिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये बाबर के उन्होंने देखा है कि राणा सांगा किस तरह से हारे थे 2-2 बार, 3-3 बार, 2 बार बाबर से, और उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास बहुत अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो जिसके बारे में उनको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज नहीं थी, तो इसी वजह से कहीं न कहीं वो हुमायूं से भी डरते थे। मुगल की स्ट्रैटेजी से, मुगल की फोर्सेस से वो कहीं न कहीं डरते थे, तो इसी वजह से उन्होंने पुश बैक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब बहादुर शाह पुश बैक कर लिए, ठीक है, तो हुमायूं को लगा शायद थ्रेटन कम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने आगरा को उन्होंने क्या किया, दिल्ली के आसपास एक न्यू सिटी बनाने लग गए, जिसका नाम था दिन पन्ना, ठीक है। तो ये एक सिटी था जिसको जो सिटी इतना सुंदर बनाने लगे, जिसको वो उनके जो खुद के फ्रेंड्स सर्कल थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए वो एक सुंदर सा माहौल सिटी बनाने लगे। तो ये जो सिटी था, ये सेकंड कैपिटल के हिसाब से माना जाता था। अगर आगरा के ऊपर कोई थ्रेटन करता है, जैसे कि बहादुर शाह थे जो थ्रेटन कर रहे थे, तो अगर इस तरह की कुछ हालत होती है, तो उस टाइम पे दिनपन्ना जो थी जगह सिटी, वो उनके सेकंड कैपिटल माना जाता था, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसी टाइम पीरियड में, ये जो ड्यूरिंग टाइम पीरियड था जहाँ पे कुछ भी और वार वगैरह नहीं था, ईस्टर्न में सब कुछ सेटल हुआ था, हो रखा था, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। वेस्टर्न में बहादुर शाह को कहीं न कहीं वो थ्रेटन करके रखे हुए थे, मतलब वो डर के रह रहे थे बहादुर शाह। तो यहाँ पे अभी कोई भी वार की सिचुएशन नहीं थी, उनको कहीं भी कोई भी जगह पे थ्रेटन की सिचुएशन नहीं थी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने क्या किया, अपने टाइम को वेस्ट करने लगे। किस तरह से कि ग्रैंड फीस्ट कर रहे थे, फेस्टिवल सब मना रहे थे अच्छे खासे, और ये सब एक्टिविटीज़ में अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहे थे। और उनके इनएक्टिविटी होने की मेन रीज़न ये भी कहीं न कहीं माना जाता है कि वो ओपियम होती है, वो एडिक्शन में पड़ गए थे। तो जिसके वजह से वो धीरे-धीरे क्या हो रहे थे, इनएक्टिव होते जा रहे थे, और बट अपने टाइम को हँसी मज़ाक में और एन्जॉय करने में बिता रहे थे। तो इसी टाइम को की एडवांटेज लेते हुए शेर खान ने क्या किया, धीरे-धीरे अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहे थे ईस्ट में, ठीक है। और मीन टाइम क्या हो रहा था, बहादुर शाह भी इसी चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए धीरे-धीरे अजमेर को कॉन्क्वर करते हैं, फिर ईस्टर्न राजस्थान को कॉन्क्वर करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, धीरे-धीरे चित्तौड़ को भी अख्तियार कर लेते हैं, और चित्तौड़ में तभी तातर खान नाम का एक रूलर वहाँ पे राज कर रहे थे, जो कि इब्राहिम लोधी के कजिन थे, ठीक है। और वो ये जो बहादुर शाह थे, वो कहीं न कहीं चोरी छुपे उनको आर्म, मतलब बहुत सारे जो युद्ध के सामग्री और फोर्सेस ये सब डिलीवर कर रहे थे। तो इस चीज़ का धीरे-धीरे जब उनको लगा कि तातर खान को वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए और प्रिपेयर हो गए मुगल आर्मी को सामना करने के लिए, तो उन्होंने आगरा में इन्वेड करने की कोशिश की 40,000 फोर्सेस को लेकर। लेकिन ये इसका अंदाज़ा लग गया हुमायूं को, और उन्होंने ईज़िली उनको डिफीट कर दिया। तातर खान को ईज़िली डिफीट किया और उनको वहाँ पे मार भी दिया। तो ये जो चीज़ हुआ, इससे बहादुर शाह बहुत डर गए, ठीक है। और डर के वो फिर से अपने पुश बैक किए, मतलब वो जिस जगह पे आए थे उस जगह को चले गए, ठीक है। और डायरेक्टली सामना तो अभी तक नहीं हुआ उनका हुमायूं के साथ। तो हुमायूं उसके बाद मालवा को उन्होंने कनकोर किया था, मालवा को इन्वेड कर लिया, ठीक है, कनकोर कर लिया बहादुर शाह से। उसके बाद ये जो इतना सब कुछ हुआ, उससे बहादुर शाह का डेयर नहीं हुआ कि वो मुगल को और एक बार सामना करें, क्योंकि मुगल की आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, उनकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग थी कि बहादुर शाह को कोई भी मतलब भरोसा नहीं था अपने फोर्स पर कि उनको हरा पाएंगे। तो इसी वजह से वो डर गए। तो इसी वजह से उन्होंने चित्तौड़ को भी छोड़ दिया, ठीक है। चित्तौड़ से भागे मात्सुर के तक, उसके बाद वहाँ से भागे मांडू तक। वो जहाँ पे भागते चले वहाँ पे जो ढूंढ ढूंढ के हुमायूं ने उनको हराया और उनको भगाने पे मजबूर किया। तो धीरे-धीरे यहाँ पे देखिए, मांडसौर से मांडू तक भागे, मांडू से चांपनेर तक भागे, उसके बाद अहमदाबाद तक भागे, और फाइनली वो जाकर काथियावाड़ तक पहुँचे। मतलब कितने जगह उनको
हार की सामना करनी पड़ी और भागते रहे, वो ज़िंदगी भर से भागते रहे। तो उसी वजह से धीरे-धीरे क्या हुआ, जितने एरिया वो भागते रहे वो सब एरिया धीरे-धीरे ह्यूमन के अंडर पे आती गई। तो ये जितने सारे एरिया थी वो रिच प्रोविंसेस थी। तो क्या हो रहा था, धीरे-धीरे ये सारे एरिया मालवा, गुजरात और मांडू, चंपानेर, ये सब एरिया धीरे-धीरे ह्यूमन के अंडर जाती रही और इनमें जो बहुत सारे ट्रेजर यहाँ पे स्टोर होकर रह रहा था, होडेड था, वो सब ट्रेजर कहीं न कहीं ह्यूमन के पास आ रही थी। तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे-धीरे सुधर रही थी। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन की इतनी बड़ी विक्ट्री होने के बाद ह्यूमन ने क्या किया, गुजरात को अस्करी नाम की एक उनकी यंगर ब्रदर जो थे, देखिए यहाँ पे 2 यंगर ब्रदर के नाम यहाँ पे आता है। एक हो गया कामरान, जिनको काबुल कंधार ये सब के बाहर दिया गया था, और दूसरा है अस्करी, जिसको गुजरात को उनके अंडर में रखा गया। ठीक है? एंड उन्होंने रिटायर्ड टू मांडू को चले गए, वो मांडू पे जाकर रहे, जो कि एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया थी और वहाँ की क्लाइमेट बहुत ही फाइन थी, तो जो उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो इसी वजह से वो जाकर मांडू पे रहे। तो अस्करी जो थे वो एक इनएक्सपीरियंस्ड इंसान थे, इनएक्सपीरियंस्ड रूलर थे। मे भी हो सकता था वो बहुत यंग है, क्योंकि उनको तो शायद हीमान को 23 एज है हुआ था, तो यंगर मतलब उनको शायद 20 एज या फिर उनसे वो छोटे होंगे। तो उनके राजनीति के पीरियड में तो कितने 20 इयर्स में आजकल के बच्चे क्या जानते हैं, कुछ भी तो नहीं, तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उनकी जो राजनीति के टाइम जो मुगल नोबल्स थे उनके गुजरात के आसपास, तो वो सब धीरे-धीरे डिवाइडेड होने लगे। तो बहुत सारे अपराइजिंग होने लगी उनके खिलाफ, मिलिट्री एक्शन होने लगी बहादुर शाह की जो नोबल्स थे उनसे, और धीरे-धीरे बहादुर शाह की जो पावर थी वो रिवाइवल होने लगी। तो बहादुर शाह हुमायूं से डरते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि अस्करी वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है और उनके पास अच्छा खासा ऐसा नॉलेज नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए बहादुर शाह की पावर धीरे-धीरे बढ़ती गई और कहीं न कहीं अस्करी को वो अननर्व्ड कर दिए। मतलब ये सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं डरते थे अस्करी, और धीरे-धीरे उनको डिमोरलाइज़ करती थी। तो इसी वजह से अस्करी क्या किए, आगरा को रिटर्न कर लिए। ठीक है? वो गुजरात को छोड़ के आगरा तक चले आए। तो हुमायूं को लगा कि कहीं वो आगरा पे आकर अपने भाई के ऊपर आक्रमण कर ले और फिर ये सारे अख्तियार करने के लिए जिद कर बैठे। तो इसी वजह से हुमायूं ने मालवा को छोड़ दिया, जो मांडू के आसपास वो रह रहे थे, उसको छोड़ के अस्करी के पीछे-पीछे चले, उनके फोर्स को देखने के लिए चले। तो वो अस्करी को राजस्थान तक जाकर वहाँ पे राजस्थान में ओवरटेक किया। तो यहाँ पे दोनों ब्रदर की रिकंसाइल्ड होती है, मतलब दोनों ब्रदर मिल जाते हैं यहाँ पे और दोनों मिल के आगरा को रिटर्न करते हैं। तो इसी दौरान क्या हुआ, तो इसी वजह से क्या हुआ, गुजरात और मालवा जो दोनों एरिया हुमायूं ने अख्तियार किया था, वो धीरे-धीरे मुगल से छूट जाती है। मतलब मुगल इसको लस्ट कर लेते हैं। ठीक है? जो विक्ट्री किया था हुमायूं बहादुर शाह की पावर की वजह से वहाँ पे लस्ट हो गया। तो गुजरात कैंपेन जो थी वो हम तो नहीं कह सकते एक कंप्लीट फेल्योर तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बहादुर शाह डरते थे हुमायूं के फोर्स से, तो इसी वजह से उनके टेरिटरी वहाँ पे गुजरात तक ही सीमित रहा और मालवा के आसपास तक सीमित रहा। वो कभी मुगल को थ्रेटन करने की कोशिश नहीं किए। तो और एक रीजन भी था कि तभी क्या हो रहा था कि बहादुर शाह क्या किए, उनके तभी ना पोर्तुगीज़ का एंट्री हो रहा था इंडिया पे। ठीक है? पोर्तुगीज़ का एंट्री होना स्टार्ट हो गया था 1400 समथिंग टाइम पे वास्को ड गामा जो आए थे 14th सेंचुरी में, तो 30th सेंचुरी में, तो क्या हुआ तभी धीरे-धीरे पोर्तुगीज़ का आना शुरू हो गया था। तो कॉन्फ्लिक्ट भी धीरे-धीरे क्रिएट हो रही थी, क्योंकि वो अरब हमने हमने पढ़ा था जब पोर्तुगीज़ एडवेंट हुआ था, तभी हमें डिटेल्स में इस बारे में पढ़े थे कि किस तरह से अरब जो कंट्री के साथ पोर्तुगीज़ की नहीं पड़ती थी, तो धीरे-धीरे कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। पर्शियन के साथ नहीं पड़ती थी, तो इसी वजह से बहादुर शाह भी कहीं न कहीं उसमें शामिल थे। जो वेस्टर्न का जो कोस्टल एरिया थी, वहाँ पे नावल की तरह इन्वेंशन हुई थी। नावल धीरे-धीरे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही थी। यहाँ पे अरब कंट्री, अफ्रीकन कंट्री थी। तो ये जो एरिया थी, इस एरिया में
हर बार कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। तो बहादुर शाह इसमें तंग लड़ाते थे क्योंकि उनको ये राज़ी नहीं था कि पोर्तुगीज़ आकर यहाँ पे अपना राज कराएँ। क्योंकि यहाँ से पोर्तुगीज़ आ जाएँगे, यहाँ से मुग़ल आ जाएँगे तो कहीं न कहीं बहादुर शाह यहाँ पे सैंडविच हो जाएँगे। तो इसी वज़ह से वो लड़ते थे। लेकिन क्या हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उनको उनकी एक शिप को वहाँ पे वो शिप में जा रहे थे युद्ध करने के लिए तो वहाँ पे उन शिप को ड्राउन कर दिया गया मतलब डुबा दिया गया और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी मृत्यु के साथ उनकी जो थ्रेट थी, मुग़ल की जो थ्रेट थी बहादुर शाह से, वो कहीं न कहीं गायब हो गई, मतलब एकदम ख़त्म सी हो गई। तो इसी वजह से गुजरात और कभी एक थ्रेट बनकर नहीं रही मुग़ल के लिए, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम था। तो सेकंड ये एक एडवांटेज तो था, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये था कि ये इन द मीन टाइम शेर खान जो थे अफ़गान की, वो अपने रिसोर्सेज़ को कंसंट्रेट कर रहे थे। मतलब हुमायूँ तो अपने हुमायूँ को दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी। एक तो ईस्टर्न से अफ़गान जो थे, वेस्टर्न में बहादुर शाह। बहादुर शाह की तो स्टोरी एंड हो गई। यहाँ पे तो सिर्फ़ वो कंसंट्रेट करेंगे अफ़गान की तरफ, जो शेर खान है। अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेर खां इसी वक्त क्या कर रहे थे, धीरे-धीरे अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। हम जब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम हुमायूँ के बारे में कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? तो फिर क्या हुआ देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हुमायूँ बंगाल की तरफ मार्च करने लगे। लेकिन वहाँ पे शेर खान ने क्या किया, अपने स्ट्रैटेजी बनाकर रखे हुए थे। उन्होंने कुछ भी अपोज करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बंगाल की तरफ एक्सपेडिशन करते गए, ठीक है, अपने फोर्स को लेकर। लेकिन यहाँ पे शेर खां अपने फोर्सेस को लेकर आए ही नहीं। वो एकदम चुप रहे, कुछ भी अपोज नहीं किया। तो क्या हुआ, जब हुमायूँ उनके टेरिटरी के अंदर घुस गए तो उन्होंने क्या किया, शेर खान ने जो कम्युनिकेशन था चित्तौड़ फोर्ट शायद है या फिर जो ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया, वो कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर दिया। तो जिसके वजह से उनके हुमायूँ के जितने सारे फोर्सेस है, वो सारे फोर्सेस फँस गए बंगाल के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम स्टोरी पलट गई। वहाँ पे बैटल ऑफ चौसा हुआ, जो 1539 में हुमायूँ के साथ शेर खान की हुई और इसमें हुमायूँ की डिफीट हुई, ठीक है? बाबर जो कि एक भी नहीं हारे थे, लेकिन यहाँ पे बैटल ऑफ चौसा ने हुमायूँ को हरा दिया। 1540 में क्या हुआ, हुमायूँ ने और एक बार बैटल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी शेर शाह ने बिलग्राम जो कि कनौज के आसपास है, वहाँ पे भी उनको और एक बार हुमायूँ को डिफीट के सामना करने पड़ा और इसके वजह से हुमायूँ को मतलब ये जो इसको बैटल ऑफ कनौज भी बोला जाता है, 1540 में हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया जो शेर खान एंड डिसाइडेड द इशू बिटवीन शेर खान एंड मुगल्स। इसी बैटल के बाद हुमायूँ भाग गए इंडिया से और कहते हैं ना एक प्रिंस विदाउट ए किंगडम, ये बोलते हैं कि राजकुमार थे, एक रूलर थे, लेकिन उनके पास किंगडम नहीं थी क्योंकि हिंदुस्तान एकदम शेर खान के अंडर आ गया। वो उन्होंने काबुल एंड कंधार और वो कहीं पे भी भाग नहीं पाए क्योंकि मतलब वो उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो काबुल के अंदर तक भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे कामरान राज कर रहे थे और वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि जाकर भाई के पास शरण ले। तो उन्होंने क्या किया, रेफ्यूजी लिए अमरकोट के पास, जहाँ से वो फिर से पर्सिया की तरफ बढ़ने लगे। पर्सिया जो कि उनकी नेटिव कंट्री है, तो वहाँ पे तक वो जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे पर्शियन किंग थे शाह तामस, ठीक है? उनके साथ वो कुछ वक्त बिताए और उनके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाह तामस जो थे उनको मजबूर किया, मतलब हुमायूँ को उन्होंने मजबूर किया कि अगर आप हम हमारे पास रिफ्यूजी होकर रहते हैं, हमारे पास रहेंगे तो आपको शिया जो मुस्लिम कैटेगरी है उसको आपको अपनाना पड़ेगा, तो ही हम आपकी मदद करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने बाबर जो थे वो सुन्नी मुस्लिम थे, सुन्नी कम्युनिटी की, और उसी वजह से हुमायूँ भी सुन्नी कम्युनिटी की थी और आपको पता है शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी में कभी नहीं पड़ती। लेकिन उनके पास अब हुमायूँ के पास कोई चारा ही नहीं था, वो बहुत ही मजबूर थे, तो इसी वजह से उन्होंने शिया क्रीड को अपना लिया। और इसके बाद क्या हुआ, हुमायूँ ने इस पर्शियन किंग थे, उनकी मदद से
काबुल कांधार को कॉन्कोड किया उनके ब्रदर कामरान से। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पर्शियन ट्रूप के साथ, ठीक है, धीरे धीरे क्या किए, इंडिया को रिकॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया में उनकी बहुत ही सुंदर सुंदर मेमोरीज थी और वहाँ पे वो राज करने में बहुत ही उनको मज़ा आती थी, तो इसी वजह से उन्होंने इंडिया को रिकॉन्क्वेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, उनके इस काम में उनको एक ऑफिसर ने हेल्प किया जिनका नाम था बैराम खान, ठीक है, और ये टाइम उनके लिए बहुत ही फेवरेबल था। उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं अफगान फोर्सेस को डिफीट किया ऑफ सिकंदर सूर। वहाँ पे अब सिकंदर सूर राज कर रहे थे शेर खान के बाद शायद, तो उनको डिफीट किया अफगान फोर्सेस को। उसके बाद उनसे आगरा को ऑक्युपाई किया एंड दिल्ली को ऑक्युपाई किया इन 1555, ठीक है जी। तो उसके बाद ये अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन्स फेलर एग्नेस्ट शेर खान, शेर खान को हराने की जो मेजर कॉज थी, मतलब ह्यूमन जो फेल हुए, डिफीट क्यों हुए शेर खान से, वो तो इतना अच्छा खासा उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी था, अच्छी खासी फोर्स थी, तो फिर भी वो शेर खान से क्यों हार गए, क्योंकि अफगान की जो नेचर ऑफ पावर थी, उनकी स्ट्रैटेजी को वो समझ नहीं पाए, ठीक है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे, टेक्निक टैक्टिक वो यूज़ कर रहे थे, अफगान फोर्स भी कहीं ना कहीं उनसे सीख रहे थे, तो वो भी उस चीज़ को अप्लाई करते किए, तो जिसमें ये ह्यूमन फंस गए, ठीक है। तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अफगान ट्राइब्स स्कैटर्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, द अफगान कुड ऑलवेज यूनाइट अंडर ए कैपेबल लीडर एंड पोज चैलेंज। तो क्या हो रहा था, जो अफगान जो थे वो नॉर्थ इंडिया में स्कैटर्ड होकर रह रहे थे, तो क्या हो रहा था, टाइम टू टाइम जो भी स्ट्रॉन्ग रूलर आ रहे थे उसके अंडर वो नरिश होके फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे। तो इसी वजह से ह्यूमन चाहते थे तो एकदम अफगान रूलर को ख़त्म किया जाए, ठीक है। वो कितना अचीव कर पाए कितना ना कर पाए, हम जब शेर खान के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है, कैसे कि अपने जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के स्टेयर से वो डाउनफॉल करके गिर जाते हैं और वहाँ से उनकी डेथ हो जाती है। ह्यूमन की जो पीसफुल पर्सनालिटी थी, उनके पास बहुत पेशेंस थी और नॉन प्रोवोकेटिव थे, ठीक है, मेथड ऑफ स्पीच, जिसके वजह से वो बहुत लोगों की दिल जीत पाए थे, बहुत नोबेल्स की दिल जीत पाए थे, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके वजह से उनको टाइटल भी मिला हुआ था इंसान ई कमील, जिनका नाम है, जिसका अर्थ है परफेक्ट मैन। इसको मुगल साम्राज्य की परफेक्ट रूलर, परफेक्ट मैन के हिसाब से माना जाता है इंसानी कमील, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन की कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम एक मैप के माइंड मैप में देखेंगे ह्यूमन की ऑल टोटल लाइफ स्टोरी, हम एक ही मैप में देखेंगे। तो देखिए फाइनली मैं एक छोटा सा ट्राई की हूँ कि ताकि जितना मैं सब कुछ पढ़ाया उसका जीस्ट समरी फॉर्म में मैं एक ही जगह पे डाल दूँ, ताकि आपको याद रखने में सुविधा होगी। और एक बात, अगर आप चाहते हो कि इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल के इसका पीडीएफ अगर चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर टेलीग्राम में लिंक में उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको प्रिंट आउट बाहर निकाल दीजिएगा, और लास्ट मोमेंट में अगर आप चाहते हो तो इसको जस्ट रिवीजन आप कर सकते हो। बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट में डाला हुआ है यहाँ पे हुमायूं, जिनको इंसानी कामिल बोला जाता है। अभी हमने पढ़ाया क्यों उनको परफेक्ट मैन बोला गया था एमंग मुगल्स। ये उन्होंने सक्सीड किया बाबर को 1530 में एट 23 एज। उसके बाद सेंटर ऑफ पावर, उसकी जो कंट्री थी वो दोनों पावर में बढ़ गई थी। एक था हुमायूं जो कि दिल्ली, आगरा और सेंट्रल इंडिया में राज कर रहे थे, और जो कामरान थे काबुल और कंधार, जिनको बाबर जो थे काबुल कंधार के राजा थे, रूल कर रहे थे, और क्या यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे थे। लेकिन ये जो सेंटर ऑफ पावर, उनके इतने सारे बेटे होने के नाते ये थोड़ा डिवाइड हो गया, तो हुमायूं आ गया इंडिया आ गया हुमायूं के पास, और काबुल कंधार आ गया कामरान के पास। तो कामरान के बारे में हम छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इमरान के बारे में। 1532 में उन्होंने अफगान फोर्सेस को डिफीट किया ईस्टर्न में आठ दादरा, और उसके बाद चुनार पोर्ट को उन्होंने अख्तियार कर लिया। उसके बाद वो आगरा से आकर वो आ गए गुजरात में बहादुर
बहादुर शाह की खतरा थी, बहादुर शाह कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, तो वहाँ पे उनको गुजरात में हराया, पुशबैक किया। उसके बाद उन्होंने अपने वैल्यूएबल टाइम को जब देखा दोनों तरफ से सब कुछ ठीक हो रहा है, वो अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करने लगे धीरे-धीरे और फीस्ट में, फेस्टिवल में और ओपियम के एडिक्टेड हो गए। तो इसके फ़ायदा उठाते हुए बहादुर शाह ने अपने वेस्ट में और शेर शाह सूरी ने अपने ईस्ट में उसके फ़ायदा उठाते हुए अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं तो जब स्ट्रॉन्ग किया तो धीरे-धीरे बहादुर शाह ने तातर खान को मजबूर किया, तातर खान को आर्मी सप्लाई किए कि आप मुग़ल के अगेंस्ट में जाकर लड़ो और तातर खान ट्राई किए मुग़ल को हराने के लिए। तो उन्होंने आगरा तक आक्रमण कर लिया, तो इसका उन्होंने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, तातर खान को यहाँ पे हराया और मार दिया। उसके बाद मालवा को इन्वेड किए और बहादुर शाह को काठियावाड़ को भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, मालवा, गुजरात, मांडू, चंपानेर ये सब रिचेस्ट प्रोविजन हुमायूं के अंडर आ जाती है। उसके बाद एक वक्त आता है जहाँ पे बहादुर शाह की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है पोर्तुगीज़ नावल जो नावल कॉन्फ्लिक्ट में उनकी एक शिप को डुबा देते हैं जहाँ पे बहादुर खान प्रेजेंट होते हैं और जिसमें बहादुर खान की मौत हो जाती है और इसकी वजह से अब वेस्टर्न साइड्स में जो थ्रेटन थी वो ख़त्म हो जाती है हमेशा के लिए मुग़ल एम्पायर को। तो इसमें क्या होती है, तो उसके बाद ईस्टर्न में अफ़गान रूलर थे वो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो एक बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 में जहाँ पे हुमायूं को डिफीट की सामना करना पड़ती है बाय शेरशाह सूरी। तो 1540 में क्या होती है, शेरशाह ने बिलग्राम में बैटल ऑफ कन्नौज में उनको हुमायूं को हरा देते हैं कंप्लीटली और उनको मजबूर कर देते हैं इंडिया छोड़ने के लिए। तो हुमायूं क्या करते हैं, जाके रिफ्यूजी ले लेते हैं अमरकोट में और उसके बाद वहाँ से पर्सिया जाते हैं। पर्सिया में कुछ कंडीशन को मानना पड़ता है उनको, मानने के बाद पर्सियन किंग उनको हेल्प करते हैं इंडिया को रिकन्क्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो धीरे-धीरे सब कुछ जो भी हराया था सब कुछ रिकन्क्वेस्ट करने लगते हैं और उसके बाद 1556 में उनकी डेथ हो जाती है स्टेयर से गिर के। तो ये होता है कंप्लीट लाइफ स्टोरी ऑफ हुमायूं। तो अगर वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शेरशाह के लिए। तब तक स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।